नमस्कार, बातचीत में आप सभी का भी स्वागत है और विशेष रूप से स्वागत है निकिता का। निकिता हमारे नमस्कार। साथ है, नमस्कारम, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया, आप कैसे हैं? मैं भी अच्छा हूँ। अ, दोस्तों मुझे लगा कि बहुत सारे लोग हैं जो यूट्यूब पर, विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स पर मनोवैज्ञानिक बातों की चर्चा कर रहे हैं, साइकोलॉजिकल फैक्ट्स बता रहे हैं और ऐसे लोग हैं जो मनोविज्ञान पर अपना ज्ञान दिखा रहे हैं और जो एक्चुअल में बहुत सारे लोगों के पास नहीं भी है। तो मुझे लगा एक ऐसे शख्स से बात करनी चाहिए जिन्होंने ना सिर्फ़ मनोविज्ञान साइकोलॉजी को पढ़ा है, क्लिनिकल साइकोलॉजी को पढ़ा है, उसमें एमफ़िल किया है, पीएचडी कर रहे हैं और साथ के साथ गुजरात सरकार में मनोवैज्ञानिक के पद पर तैनात भी हैं। तो क्यों ना उनसे खुद बात की जाए, समझा जाए, को बहुत सारे ऐसे प्रश्न हमारे दिमाग में आते हैं और शिक्षक होने के नाते लगभग हर दिन या हर तीसरे दिन कोई ना कोई विद्यार्थी, कोई ना कोई टीनेजर हमसे मिलता है और वो कुछ सवाल हमसे करता है। तो आज उन्हीं सवालों को लेकर हम बातचीत में निकिता के साथ हैं। निकिता वरयानी इनका पूरा नाम है और लंबे समय से मुझे लगता है निकिता लगभग 12-15 वर्षों से आप जुड़े हैं मनोविज्ञान से। कितने वर्ष हो गए मनोविज्ञान के फ़ील्ड में? 15 वर्ष। 15 वर्ष, 15 इयर्स हो चुके हैं, एक लंबा डेढ़ दशक का समय आपने अब इसमें बिताया है। तो मनोविज्ञान की बात शुरू करें उससे पहले कुछ मिसकंसेप्शंस भी हैं मनोविज्ञान को लेके। आपने भी सुने होंगे, मैंने भी सुने हैं, ज ग्रेजुएशन तक जब मैंने पढ़ाई करी मनोविज्ञान की। तो मिसकंसेप्शन आप ही बताइए, मैं क्या बताऊँ? क्या-क्या मिसकंसेप्शंस हैं? थैंक यू इप्सित जी, पहले तो मुझे इतना अच्छा मौका देने के लिए। जो आप मिसकंसेप्शंस की बात कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। काफ़ी सारे ऐसे मिसकंसेप्शंस है, लोगों को लगता है मनोवैज्ञानिकों के पास कोई जादू की छड़ी होती है कि हम बस उनके सामने खड़े हैं और उन्हें पता चल जाएगा हमारे दिमाग में क्या चल रहा है, हमारे मन में क्या चल रहा है। लेकिन वास्तविकता ऐसी है कि हमारे पास ऐसी कोई जादू की छड़ी नहीं होती है। आप जब आते हैं हमारे पास, आप जब जितना हमें बताते हैं, हमें उतना ही पता चलता है। हाँ, आपके बॉडी लैंग्वेज से, आपके बिहेवियरल ऑब्जर्वेशन से हम कुछ चीज़ों का अंदाज़ा ज़रूर लगा सकते हैं, लेकिन ये एक बहुत ही बड़ा मिसकंसेप्शन है लोगों को कि साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं, वो इंसान का दिमाग पढ़ लेते हैं। हाँ, सही बात है। मिसकंसेप्शन इस सेंस में है कि हम डेफ़िनेटली मनोवैज्ञानिक दिमाग पढ़ते हैं, पर उसकी वैज्ञानिक विधियाँ हैं। मतलब ऐसा बिल्कुल। नहीं है कि आपने जैसे सर पे हाथ रखा और वहाँ से कुछ आपने रीड कर लिया या चेहरा देख के ऑब्वियसली जब कोई डिप्रेशन में होता है तो उसके फेशियल सिम्पटम्स भी आते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि अगर कोई व्यक्ति उदास बैठा है तो हम उसे डिप्रेसिव घोषित कर देते हैं, है ना? एकदम, एकदम। या ये भी नहीं है कि अगर कोई व्यक्ति डिप्रेस्ड है तो हमें सिर्फ देख के पता चल जाए कि वो डिप्रेस्ड क्यों है या उसके दिमाग में क्या चल रहा है। उसके लिए उससे बात करना बहुत ज़रूरी है। हाँ, तो डिस्कशन के बहुत सारे वो हो सकते हैं, बहुत सारी दिशाओं में डिस्कशन जा सकता है, पर मैं चाहूँगा कि हम लोग इन डेप्थ चर्चा करेंगे। हम कंसर्न रखेंगे डिस्कशन का कि जो हमारी जेन ज़ी जिसको बुलाते हैं, मिलेनियल किड जिनको बुलाते हैं, जो अभी के बच्चे हैं, अभी टीनेजर्स हैं या उनसे छोटे हैं, मुझे थोड़ा-सा उनको लेके चिंता होती है क्योंकि शायद जो चीज़ें हमें पर्सनली मैं अपनी बात करूँ तो मुझे 25 साल के बाद या कहूँ कम से कम 20 साल के बाद सोशल मीडिया और ये टेक्नोलॉजी मिली और अभी की जनरेशन को वो तो हाथ में आप उनके बारे में बोलते हैं, हाथ में फ़ोन लेकर पैदा हुए हैं और उनको बचपन से ही यूट्यूब खोलना, ये सब करना आता है। अ, अब ये चीज़ें इनेविटेबल हैं, जहाँ तक मैं समझता हूँ। इनको 100% रोकना कि किसी बच्चे को बिल्कुल फ़ोन से, लैपटॉप से दूर कर दो, वो पॉसिबल नहीं है। तो हम उसी के इर्द-गिर्द बात करने की कोशिश करेंगे। कुछ और भी आपके एक्सपीरियंसेस सुनना चाहेंगे। पहला सवाल जो मैं करना चाहता हूँ, पहला जो हमारा डिस्कशन का मुद्दा है, वो ये है कि मैंने कभी बचपन में ये शब्द नहीं सुने थे, ना यूज़ किए। स्ट्रेस है, एंग्ज़ायटी है, डिप्रेशन है और आजकल मैं सुनता हूँ कि आए दिन बच्चे छोटे-छोटे बच्चे ये कहते हैं, "मेरा मूड खराब है, आज मुझसे बात मत करो।" और वो बोलते हैं कि मुझे बुली किया जा रहा है कॉलेज में, स्कूल में ऐसा हो रहा है और टीचर ने मुझसे अच्छा व्यवहार नहीं किया। हाइली सेंसिटिव हैं और एक और बात यहाँ मैं जोड़ देता हूँ साथ में और भी जो ये बात मतलब ओवरऑल जो मिलेनियल किड्स के बारे में भी है, छोटे बच्चों के बारे में भी है कि पहले अ, हमारे टीचर्स जब भी हमको कोई काम देते थे, हमारे टीचर्स या हमारे बड़े, तो हम उसमें बहानेबाज़ी बहुत रेयरली करते थे। जेन्युइन लगता था तब लगता था कि हाँ, चलो बहाने आज बना रहे हैं कि ये काम नहीं हो पाएगा सर क्योंकि ये वजह है। और मैं अभी क्या फ़ील करता हूँ कि छोटा-सा काम उनको अगर आप बोलो, तो उसमें उनके पास बहानों की पूरी लिस्ट है। मतलब
शिक्षक होने के नाते जो भी शिक्षक इस कार्यक्रम को देखेंगे वो फील कर सकते हैं कि ये जो टीनेजर्स हैं, बच्चे हैं, और उनको ये झिझक भी नहीं है कि हम जो बहाने बना रहे हैं वो जेन्युइन नहीं है। सुनने में ही समझ में आ जाएगा कि वो जेन्युइन नहीं है। तो मेरा सवाल कह लीजिए, या आपसे आपका व्यू जानना चाहूँगा कि ये ऐसा क्यों हो रहा है कि ये मूड खराब होने वाली, क्या ये केवल शब्दों तक सीमित है या वास्तव में कुछ बड़ा है जो हम पहचान नहीं पा रहे हैं? इप्सी जी, जैसा कि आपने कहा कि पहले ये चीजें नहीं प्रिविलेंट थी और अभी अभी के जनरेशन में ये ज्यादा हमें दिख रही हैं, ये बिल्कुल सही बात है। लेकिन आप ये भी देखिए कि पहले का एनवायरनमेंट, पहले का जो पेरेंटिंग स्टाइल है, पहले का जो लाइफ स्टाइल है, उसमें और आज के पेरेंटिंग स्टाइल में, लाइफ स्टाइल में बहुत सारे चेंजेस आ गए हैं। आजकल के पेरेंट्स अपने बच्चों को प्रॉपर टाइम नहीं देते हैं एंड सब कुछ इजीली अवेलेबल है बच्चों के पास। तो जो आप चीजें बता रहे हैं कि बहाने बनाना, बच्चे बहाने क्यों बनाते हैं? क्योंकि बच्चों को एफर्ट्स नहीं करने, टीचर ने कुछ काम बोला है वो करना नहीं है। क्योंकि अगेन मैं उस चीज पे आऊंगी कि सब कुछ इजीली अवेलेबल है, तो वो मेहनत करने का जो एक मजा होता है वो बच्चों को पता ही नहीं है, इसलिए वो बहाने बना देते हैं कि हमें नहीं करना है। जो आपका दूसरा कंसर्न है, मूड मूड नहीं है या मूड खराब है, जो आपने बताया कि पहले ये वर्ड सुने ही नहीं थे, मूड, एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन। एक एक पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये कह सकते हैं कि आजकल ये एक फैशन हो गया है कि लोग इसको यूज करने लगे हैं एंड दे फाइंड इट वेरी फैसिनेटिंग। जो किड्स हैं उनको बहुत ही फैसिनेटिंग लगता है ये चीज, लेकिन इसका एक सीरियस एंगल भी है। आजकल बच्चों में ये प्रॉब्लम्स देखी जाती है। मूड नहीं है या मूड खराब है, समझने के लिए उसको समझने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि मूड का मतलब क्या है। मूड जो है वो एक इंटरनल स्टेट ऑफ माइंड है कि हमारे माइंड में क्या चल रहा है या हमारे माइंड में हम क्या अनुभव कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हम बताते हैं हमारा मूड अच्छा है, मूड खराब है। जो मूड जो है वो बहुत सारे फैक्टर्स से एसोसिएटेड है, बहुत सारे फैक्टर्स का इफेक्ट पड़ता है हमारे मूड पे। सबसे बड़ा फैक्टर है हमारा लाइफस्टाइल, हमारा डेली लिविंग, जिसमें हमारी स्लीप आ गई, हमारा एपेटाइट आ गया, हमारा डेली रूटीन आ गया। मान लीजिए आपको नींद प्रॉपर नहीं मिली है, लैक ऑफ स्लीप, नींद प्रॉपर नहीं मिली है मतलब आपका बायोलॉजिकल फंक्शन तो अफेक्टेड है ही, लेकिन आपका जो साइकोलॉजिकल फंक्शन है वो भी अफेक्ट होगा, जिसकी वजह से आपको इरिटेशन होगा, गुस्सा आएगा, एंड विच ग्रेजुअली लीड्स टू मूड खराब है। ये छोटे छोटे जो हमारे फीलिंग्स होते हैं उनको हम डिस्क्राइब नहीं कर पाते, इसलिए हम मोटा मोटा बोल देते हैं कि मूड खराब है, इरिटेशन है, गुस्सा आ रहा है, ये नहीं बता रहे हैं इसलिए मूड खराब है। हमारा जो आसपास का एनवायरनमेंट है वो भी बहुत इफेक्ट करता है हमें। आप सोचिए, आप डिप्रेस्ड फील करें लेकिन आप ऐसे जॉली एनवायरनमेंट में चले जाइए, ऑटोमेटिकली आपका मूड अच्छा हो जाएगा। आप ऐसे एनवायरनमेंट में बैठे हैं जहाँ पे ऑलरेडी बहुत ही सैड एनवायरनमेंट है, लोग उदास बैठे हैं, तो आपका मूड ऑटोमेटिकली खराब हो जाएगा। ये सारे फैक्टर्स हैं जो हमारे मूड को इफेक्ट करते हैं। आजकल की जनरेशन का आप देखेंगे तो लाइफस्टाइल बहुत ही, मैं ये अच्छा तो नहीं कहूंगी ना ही बुरा कहूंगी, बट बहुत ही वियर्ड हो गया है। आप देखिए उनके ना सोने का टाइम होता है, कोई टाइम टेबल होता है, जब सोना है सो लिए, उठना है उठ लिए, कोई टाइम नहीं है। थैंक्स टू मोबाइल एंड इंटरनेट के हम लोग जब कोई एक सीरीज देखने बैठ जाते हैं तो बिंज वॉच करते हैं बच्चे। उन सब की वजह से मूड पे इफेक्ट होता है, जिसकी वजह से आजकल ये प्रॉब्लम्स बढ़ गई है, मूड है, स्ट्रेस है, एंजाइटी है। इन चीजों को एड्रेस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि यंगर जनरेशन में ये चीजें बहुत प्रिविलेंट होने लगी हैं एंड इट इज वेरी नेसेसरी। और एट द सेम टाइम जो आप कह रहे हो, जो कंटेंट हम कंज्यूम कर रहे हैं, स्पेशली जो टीनेजर्स हैं, अभी मैच्योर माइंड्स हैं, उनको वो ट्रेनिंग मिल रही है वहां से कि इट्स माय लाइफ, ये मेरा जीवन है, मैं कभी भी सोऊं, कभी भी जगूं, मैं अगर बीमार पड़ता हूं तो भी मेरा शरीर है, अगर बिल्कुल बिल्कुल। डिप्रेशन की मैं गोलियां खाता हूं तो मेरी मर्जी, मैं कुछ भी खाऊं। और ये फिर प्रॉब्लम और सीरियस तब हो जाती है जब परेशान है, घर में बातचीत नहीं है, सॉल्यूशन ईदर वो ऑनलाइन खोज रहे हैं, या तो मान लीजिए रिश्तों में समस्या है तो वो ऑनलाइन रिश्ते तलाशना शुरू कर देते हैं, या कुछ जिसको हम ड्रग्स कह सकते हैं, या कुछ भी। जैसे अभी आप इन जनरल किसी टीनेजर से बोलो कि अपनी लाइफ में जाओ एंजॉय करो, तो उसके दिमाग में इमेजेस बनेगी, मुझे डिस्को जाना है, मुझे अल्कोहल कंज्यूम करना है, तभी मेरी लाइफ
अच्छी बनेगी। और इसमें जो मैं विशेष बात आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा, और मैं चाहूँगा कि अगर आपके पास कोई केस स्टडी हो तो डेफ़िनिटली हमसे शेयर कीजिए। और ऑब्वियसली आप खुद मनोवैज्ञानिक हैं, एथिक्स आपको पता ही है कि आप बिना नाम के और एनोनिमस रखे उसको बताएँगे। मैं इस बीच ये महसूस कर रहा हूँ कि पहले जो समस्याएँ लड़कों तक सीमित थी, कि अल्कोहल कंज़म्पशन लड़के कर रहे हैं, ड्रग्स एडिक्शन मोस्टली लड़के ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व होते थे। मुझे लग रहा है कि लड़कियाँ भी उसमें फँस रही हैं। तो इस बारे में आप बताइए? देखिए इसमें क्या है इप्सित जी के एक तो वेस्टर्नाइजेशन का बहुत सारा इफेक्ट इंडिया के यंगस्टर्स पे पड़ रहा है। दूसरा जैसा कि आपने बताया कि क्या हम कंटेंट जो देख रहे हैं, हम सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट हम उसमें कंटेंट क्या देख रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है। तो आजकल आप वेब सीरीज देख लीजिए, मूवीज देख लीजिए, सब में ये बहुत कॉमन बताया है कि अल्कोहल लेना, सिगरेट पीना, ड्रग्स लेना इज वेरी नॉर्मल। सो बच्चों को वो चीजें नॉर्मल लगने लगी है, इसीलिए बच्चे उसको ट्राई करते हैं। हुँ, बच्चों को नहीं पता है कि गलत है सही है, इसीलिए वो उसको ट्राई करते हैं। और पहले के जमाने में जॉइंट फैमिलीज हुआ करती थी, होलिस्टिक अप्रोच हुआ करता था कि सिर्फ अपने बारे में नहीं सबके बारे में सोचना है, घर के लोगों के बारे में, बड़ों के बारे में, सब चीजें सोचनी है। लेकिन आज क्या हो गया है, न्यूक्लियर फैमिली हो गई है, मम्मी पापा एंड बच्चे। हुँ। एक इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच हो गया है, बच्चे को कोई सिखाने वाला है नहीं, मम्मी पापा जॉब पे चले जाते हैं, बचपन से बच्चे ने सब चीजें अकेले अकेले की हैं। सो आगे चल के उसका एटीट्यूड ही ऐसा हो जाता है कि मेरी लाइफ है, मुझे जो करना है मैं कर सकता हूँ। सही बात है। मेरा मतलब एक आपको अगर कोई केस स्टडी अभी याद आ रही हो, तो मतलब कोई फ़ोर्स नहीं है, कोई अगर आपको लगता हो कि आपने किसी टीनेजर गर्ल से अगर कोई इंटरेक्शन कभी किया हो, जिसको आपको बताना हो, ड्रग एडिक्ट रही हो या कुछ ऐसा? अम, मेरे पास एक 12-13 साल की लड़की आई थी, जिसको अल्कोहल का एडिक्शन हो गया था। ओह! एंड वो अल्कोहल का एडिक्शन उसने फन में अल्कोहल लेना स्टार्ट किया था। उसके जो बाकी फ्रेंड्स थे वो अबव 18 इयर्स के थे। ओह! लेकिन वो होता है ना स्कूल में कभी कभी आप अपने से बड़े ग्रुप के सीनियर्स के साथ बैठने उठने लगते हैं, उनको फ्रेंड्स बना लेते हैं। सो उनके साथ वो गई थी, लेकिन ग्रेजुअली उसकी मदर को पता चला कि ये अल्कोहल का एडिक्शन हो गया है इसको। हुँ, तो वो उसको हमारे पास लेकर आए थे। लेकिन इस केस में सबसे अच्छी बात ये थी कि वो बच्ची खुद मोटिवेटेड थी अल्कोहल को क्विट करने के लिए। उसको पता था कि उसको जो एडिक्शन हो गया है, वो कहीं न कहीं उसके बॉडी के लिए या उसकी लाइफ के लिए अच्छा नहीं है। सो हमारे लिए फिर वो प्रोसेस थोड़ा-सा ईज़ी था, उसको उस एडिक्शन से निकालना एंड उसको समझाना टुवर्ड्स लाइफ की तरह उसको मोटिवेट करना। तो ऐसे सो टाइम पे कौन-सी थेरेपीज़ आप लोग यूज़ करते हैं? क्या थेरेपीज़ रहती हैं मेजर आपकी? अल्कोहल अगर कोई एडिक्शन के लिए आते हैं तो जनरली हम लोग मोटिवेशनल एनहांसमेंट थेरेपी यूज करते हैं, क्योंकि एडिक्शन के केसेस में ये देखा गया है कि क्लाइंट बहुत बार समझता है कि ये चीज मेरे लिए बुरी है, लेकिन वो मोटिवेटेड नहीं होता है वो चीज छोड़ने के लिए। सो मोटिवेशनल एनहांसमेंट थेरेपी आती है जो हम यूज करते हैं, उसमें डिफरेंट स्टेप्स हैं। हुँ, उसको हम यूज करके एंड हम क्लाइंट को मोटिवेट करते हैं। उसके बाद ग्रेजुअली हम सेल्फ लव की टेक्निक्स उनमें उनको सिखाते हैं। एंड धीरे धीरे करके हम और भी जैसे सीबीटी है उसकी टेक्निक्स का यूज करके हम क्लाइंट को हेल्प करते हैं। ओके। एक और नोशन है लोगों का कि जब भी कोई इश्यू है, उदाहरण के लिए आम तौर पे लोग थोड़ा प्रोफ़ेशनल्स के पास जाना थोड़ा हिचकिचाते हैं। ड्यू टू इमेज, जैसे मैं आपको बताता हूँ कि एक मेरे सर्कल में एक फ्रेंड था, तो आज से लगभग 10 साल पुरानी बात होगी। तो उसने जब उसको डायग्नोज़ हुई प्रॉब्लम, तो उसने सोचा कि शेयर कर सकते हैं। जब उसने शेयर किया तो बाकी लड़कों ने, बाकी क्लासमेट्स ने उसको उसका मज़ाक उड़ाना शुरू कर दिया कि वो कोई बोलता है मेंटल है, कुछ है इस तरह से। तो अभी स्थिति थोड़ी-सी बेटर है, पर और उतनी बेटर नहीं जितनी होनी चाहिए, जितना जो वेस्ट में हम लोग डेफ़िनेटली इंडियन कल्चर को बहुत सपोर्ट करते हैं, अच्छी-अच्छी बातें कहते हैं। पर अभी वेस्ट में एक्सेप्टेंस ज़्यादा है मेंटल हेल्थ के प्रॉब्लम्स को लेकर, और वो वैसे ही ट्रीट करते हैं जैसे फिज़िकल हेल्थ के इश्यूज़ को करते हैं। तो इस बारे में आपको कुछ कहना है कि आम तौर पे लोग सोचते हैं हम ऑनलाइन सर्च कर लेते हैं, या पेरेंट्स से या किसी घर के बड़े से या किसी फ्रेंड से, मोस्टली वो फ्रेंड से बात करना प्रेफ़र करते हैं। और मोस्टली क्या होता है, हर फ्रेंड का एक अच्छा गुड फ्रेंड होता है, वहाँ से वो बात उसके पास जाती है, वहाँ से उसके गुड फ्रेंड के पास जाती है, और वो फिर वो चेन रिएक्शन होता है। तो लोग
प्रोफेशनल्स के पास आए, उदाहरण के लिए अभी आपने मोटिवेशन एनहांसमेंट एनहांसमेंट थेरेपी थेरेपी बोला, तो एक मोटिवेशन एनहांसमेंट थेरेपी एक ने ऑनलाइन पढ़ के उसको दी, और एक आप जो प्रोफेशनल हैं, दोनों में क्या डिफरेंस है जिसके कारण उसको आपके पास आना चाहिए? पहले मैं आपका जो स्टिग्मा वाला पॉइंट है उसको कवर करना चाहूंगी इप्सित जी के आप जो बता रहे हैं लोगों में आज भी स्टिग्मेटाइजेशन का इतना डर है कि अगर हम साइकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे या साइकियाट्रिस्ट के पास जाएंगे तो लोग सोचेंगे कि हम पागल हैं। लोग लिटरली ये टर्म्स यूज करते हैं पागलों के डॉक्टर, साइकियाट्रिस्ट को वो लोग जनरल ले टर्म में यही रिफर करते हैं। सो अवेयरनेस करना बहुत जरूरी है हमारे फील्ड में, और लोगों को ये समझाना कि जैसे फिजिकल बीमारियां होती हैं वैसे ही मेंटल इलनेस या मेंटल डिसऑर्डर्स भी होते हैं जिनको ट्रीट करना जरूरी है। हमें अगर कैंसर होता है, डायबिटीज होता है, कार्डियक इशू होता है, तो क्या हमें शर्म आती है डॉक्टर के पास जाने में? नहीं। लेकिन हमारे खुद के पास पेशेंट्स ऐसे आते हैं जो हमें कहते हैं कि मैम हमें आपके यहाँ आने में बहुत शर्म आती है, किसी ने आते जाते हमको देख लिया तो क्या सोचेगा। सो धीरे धीरे करके जब हम उनको थेरेपीज में ये सब बताते हैं, हम उनको इम्पोर्टेंस बताते हैं, माइंड बॉडी का कोऑर्डिनेशन का इम्पोर्टेंस बताते हैं, तब जाके उनको समझ आता है कि जितना बॉडी इंपॉर्टेंट है, बॉडी का हेल्दी रहना इंपॉर्टेंट है, उतना ही माइंड का भी हेल्दी रहना इंपॉर्टेंट है। सो अवेयरनेस करना बहुत जरूरी है। एंड आपने जो वेस्टर्न कल्चर की बात की तो स्टडीज तो ये बताती है कि इंडिया अभी भी 50 इयर्स पीछे है अवेयरनेस के मामले में, अगर आप वेस्टर्न कंट्रीज से कंपेयर करें तो। बट यस, आफ्टर कोविड हमने बहुत सारा चेंज देखा है कि कोविड के बाद काफी लोग अवेयर हुए हैं। अवेयर होने से ज्यादा काफी लोग रेडी हुए हैं हेल्प लेने के लिए। पहले कैसा देखा गया था कोविड के पहले कि लोगों को पता होता था मुझे हेल्प चाहिए, लेकिन लोग जाने से झिझकते थे। जैसा आपने कहा कि ऑनलाइन ढूंढते हैं ताकि किसी को पता ना चले एंड ऑल, वो होता था। लेकिन कोविड के बाद एक ये शिफ्ट देखा गया है लोगों में कि लोगों को अपने लाइफ की वैल्यू होने लगी है, और खासकर मेंटल हेल्थ के बारे में लोग अवेयर होने लगे हैं एंड दे आर कमिंग टू टेक हेल्प। आपकी जो दूसरी क्वेरी है कि ऑनलाइन किसी ने मोटिवेशनल एनहांसमेंट थेरेपी या कुछ पढ़ा है और जो हमने रेगुलर कोर्सेज करके पढ़ा है उसमें क्या डिफरेंस है, तो मैं यही कहूंगी कि ऑनलाइन पढ़ने से शायद आपको इतना नॉलेज नहीं मिल सकता, लेकिन रेगुलर कोर्सेज में जब आप पढ़ते हैं तो आपको आपके जो टीचर्स हैं वो काफी सारे एस्पेक्ट्स के थ्रू, काफी सारे एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको बताते हैं, आपके रोल प्लेज होते हैं, केस स्टडीज होती हैं, उस टाइम पे भी प्रैक्टिस होती है। एंड जब आप वो रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं तो उन चीजों का इफेक्ट ऑब्वियसली डिफरेंट होता है इन कंपैरिजन अगर आप कोई कोर्स ऑनलाइन पढ़ लें और उसको अप्लाई करें। ऑनलाइन पढ़ने मतलब मेरा जो मतलब था उस क्वेश्चन के पीछे, कई लोग रैंडम कुछ तकनीक बता देते हैं कि ऐसा कर लो तो ठीक हो जाएगा। बिल्कुल तो उस वो रैंडम टेक्निक बताने से अच्छा है किसी प्रोफेशनल के पास जाओ और उनसे मिलो, मतलब उनके साथ सेशंस करो, थेरेपीज लो, तो ज्यादा बेटर। एग्जैक्टली आपने ये रैंडम टेक्निक बताया, उससे मुझे एक केस याद आया। 2 दिन पहले ही मेरे पास एक 20-25 इयर्स का मेल एडल्ट आया था एंड वो नेट पे सब कुछ पढ़ के आया था कि मुझे ये कंप्लेन्स है, ये है, एंड वो सिर्फ मेरे सामने आके सीधा ही बोला आप मुझ पे सीबीटी करिए। तो मैंने कहा आपको ऐसा क्यों लगता है कि सीबीटी करिए, क्योंकि मैं गूगल पे सब पढ़ के आ गया हूँ, मैंने ऑनलाइन शॉर्ट टर्म कोर्स भी कर लिया है। सो लेकिन आपको ये कौन सी थेरेपी यूज करनी है उसके पहले डायग्नोसिस क्या है वो क्लियर होना जरूरी है। अब जरूरी नहीं है सीबीटी डिप्रेशन में काम आती है तो एंजाइटी में भी आएगी ही और ओसीडी में भी आएगी ही। सो केस टू केस चीजें वेरी करती हैं। केस टू केस चीजें वेरी करती हैं, यस। तो ये समझने की आवश्यकता है, मतलब ये जो बातचीत है इसका उद्देश्य ये भी है कि जन जन तक ये बात पहुंचे कि अगर आपको कहीं भी कोई मेंटल हेल्थ का इशू है, कंफर्टेबली मनोवैज्ञानिक के पास जाइए, बातचीत बिल्कुल करिए। वो है ही इसीलिए। वो समाज में जिस तरह से मान लीजिए अगर आपके बच्चे की तबीयत खराब होती है तो बच्चों के डॉक्टर के पास जाते हैं, कार्डियक इश्यू होते हैं तो दिल के डॉक्टर के पास जाते हैं, तो वैसे ही मनोवैज्ञानिक है ही इसीलिए, वो प्रोफेशन इसीलिए है ताकि हमारी एग्जैक्टली प्रॉब्लम्स सॉल्व की जा सके। और यहाँ तक मैं भी कहता हूँ अगर आप अवेयर हैं, पढ़ना लिखना जानते हैं, तो ऑनलाइन सर्च करना बुरी बात नहीं है, पर आप ऑनलाइन सारे समाधान नहीं खोज सकते जब आपको कोई अगर सीरियस इश्यूज हो रहे हैं। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि ये जो टर्म है कि लोग थोड़े दिन की उदासी को डिप्रेशन घोषित कर देते हैं अपने लेवल। कुछ लोग तो हैं कि वो सच से दूर भागते हैं, डिप्रेशन में होंगे और मानते नहीं,
और कुछ लोग ज्यादा ही सच मान लेते हैं कि अगर 2 दिन मन खराब हुआ तो बोले मुझे डिप्रेशन हो गया है और उसके साइकोसोमेटिक सिम्टम्स आ गए हैं, ऐसा हो गया है। उनके बारे में मुझे बताइए कि जो ऐसे लोग हैं, अच्छा वो लोग, एक एक तो बिरादरी है जो डॉक्टर के पास नहीं जाती, और एक बिरादरी है जो 10 डॉक्टर के पास जाती है। मतलब उनके पास पैसा भी है भगवान की कृपा से, तो वो गुजरात में भी जाएंगे, दिल्ली में भी जाएंगे, सब जगह दिखाएंगे। उनको भी कुछ मुझे लगता है आपका संदेश मिलना चाहिए। पहले मैं वो एड्रेस करूंगी कि जो डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं, तो वो ऑल थैंक्स टू गूगल के वो लोग छोटे छोटे टर्म्स यूज रीड कर लेते हैं कि डिप्रेशन में ये चीजें होती हैं, लो मूड है, क्राइंग स्पेल्स है, नो इंटरेस्ट इन वर्क है, क्योंकि गूगल आपको डिटेल्ड इंफॉर्मेशन नहीं देता है। अब हमारी जो डायग्नोस्टिक मैनुअल जो बुक्स हैं, जैसे DSM-5 है, ICD-10 है, जिसमें इन डिसऑर्डर्स का डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया दिया हुआ है, वो गूगल पे आपको नहीं मिलेगा। गूगल पे शॉर्ट फॉर्म मतलब शॉर्ट वर्जन मिलता है, तो बच्चे उनको पढ़ लेते हैं, एडल्ट्स, हाँ इन ये सिम्टम्स है, ये तो मुझ में है, तो मुझे डिप्रेशन है। लेकिन वो सिम्टम्स कब से है, कितनी सिवियरिटी पे है, वो सब देखना भी बहुत जरूरी है। उनमें से कितने सिम्टम्स हैं, कितने सिम्टम्स नहीं हैं, वो पूरा एक डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है हर डिसऑर्डर का, जो एसेस करना बहुत जरूरी है। उसके बाद ही आप उसको डायग्नोस कर सकते हैं। और मेरा सजेशन यही है कि ऑनलाइन पढ़ने से बेटर है कि आप किसी एक्सपर्ट के पास जाएं, उनके साथ अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करें। आप थेरेपी के लिए भले ना जाएं, लेकिन एटलीस्ट आपका डायग्नोसिस क्लियर होगा, उसके अकॉर्डिंग आप आगे प्लान ऑफ ट्रीटमेंट डिसाइड कर सकते हैं, आपको क्या जो भी कंफर्टेबल लगता है। यहाँ बस एक बात और ऐड करने का मन है कि ना सिर्फ मेंटल हेल्थ इश्यूज में, बल्कि फिजिकल हेल्थ इश्यूज में भी अपने को कोई टैग मत दीजिए कि आपने सर्च किया, क्योंकि बहुत सारी बीमारियों के सिम्टम्स मिलते जुलते हैं। अब आपको मान लो लग रहा है कि मेरे को, उदाहरण के लिए कमजोरी लगो, कमजोरी तो बहुत सारी बीमारियों का सिम्टम है। अब वहां से बिल्कुल आपने उसको जज कर लिया कि नहीं मेरे को यही प्रॉब्लम है, इसका ये समाधान है, तो वो तरीका सही नहीं। कई दफा आपको उससे नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। एकदम एकदम। और इसमें ये भी मैं एक और चीज ऐड करना चाहूंगी, जैसे हमें फिजिकल बीमारी होती है, कोई शारीरिक बीमारी, तो हम ये नहीं कहते हैं कि फॉर एग्जाम्पल मुझे कैंसर है, मैं ये नहीं कहती हूँ कि मैं कैंसर हूं। सही बात। ऐसे ही मानसिक बीमारियों में भी हमारा एटीट्यूड यही होना चाहिए। आपने कभी ऐसा सुना है कि मुझे लोग ऐसे ही बोलते हैं मैं डिप्रेस्ड हूं? वो बिल्कुल अपने आप को उसमें जकड़ लेते हैं, उनको ऐसा लगता है कि बस मेंटल इलनेस हो गई तो सब खत्म हो गया, इसका कोई रास्ता नहीं है। सही बात है। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप हेल्प लेते हैं, आप एक्सपर्ट्स के पास जाते हैं, तो डेफिनेटली आपको हेल्प मिल सकता है। सही बात है। और मतलब कई दफा ये लगता है ना कि पब्लिक इमेज, देखिए आपकी लाइफ से कुछ ज्यादा कीमती कुछ नहीं है। बिल्कुल। पब्लिक इमेज तो बहुत टेम्परेरी चीज है, उसका आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आप हो सकता है पूरे मेंटली फिट हो, उसमें भी आपको भी पागल कह सकते हैं, बोले ये आदमी पागल है, हम लोग बहुत रैंडमली ये वर्ड यूज करते हैं, वो तो पागल है। तो हाँ। पब्लिक इमेज के चक्कर में अपनी हेल्थ से कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए, सभी के लिए, बिल्कुल। सभी से निवेदन है। और ये बातचीत का उद्देश्य भी यही है कि जो अवेयरनेस वाला मुद्दा है उस पे बात हो, आप आसपास के लोगों के प्रति भी जागरूक रहिए। देखिए अगेन, जागरूक रहने में और उसको मैं कहूँगा कि मैनिक होने में, ऑब्सेस होने में थोड़ा सा ही अंतर है, कि आप अवेयर हैं कि आपके और आपके परिवार में सब ठीक है, और उसमें इतना भी नहीं मैनिक हो जाना है कि तुरंत जाके सबको, अरे तुम्हें कोई इश्यू तो नहीं है, चलो तुरंत डॉक्टर के पास चलते हैं, ऐसा भी नहीं करना है। पर अगर लग रहा है कि जेन्युइनली कोई समस्या है, तो इसमें समझ के चलना है, यही समझ अब विकसित करने की आवश्यकता है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए एक और, हाँ कुछ और कहना है आपको इसके बारे में? नहीं, आपने जो मुझसे और पूछा था कि कुछ दूसरी कैटेगरी जो ये होती है, हाँ जो हाँ। अलग अलग हॉस्पिटल्स में बहुत है। बहुत सारे डॉक्टर्स के पास जाते हैं। सी उसमें ऐसा है, जो आम जनता है उसको घबराने की जरूरत नहीं है, बट ये एक टाइप ऑफ बीमारी है, साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर बोलते हैं इसको, जिसमें एक्चुअली क्लाइंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन क्लाइंट को लगता है कि मुझे कोई प्रॉब्लम है। चाहे वो फिजिकल इलनेस, ज्यादातर ये फिजिकल इलनेसेस में देखा गया है। क्लाइंट को लगता है मेरे पेट में पथरी है, लेकिन जब रिपोर्ट्स वगैरह सब करवाई जाती है तो सब नॉर्मल आता है, और वो क्लाइंट को विश्वास नहीं होता है, इसीलिए वो मल्टीपल विजिट्स करता है मल्टीपल डॉक्टर्स के पास। इसको हम साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर बोलते हैं, इसका ऐसे में हाइपोकॉन्ड्राइसिस थेरेपी बोलते देना भी हैं। मुश्किल है, क्योंकि वो आपके पास कितने दिन स्टे करेगा ये भी मुश्किल है।
हाँ, लेकिन बहुत सारे केसेस में देखा गया है कि जब आप क्लाइंट को बता देते हैं कि ये आपकी एक मानसिक बीमारी का पार्ट है, आपको कोई फिजिकल इलनेस नहीं है, तो बहुत बार देखा गया है कि क्लाइंट थेरेपी के लिए रेगुलर आते हैं एंड उसके बाद धीरे-धीरे ग्रेजुअली ये डिसऑर्डर से वो लोग बाहर भी आ जाते हैं। क्योंकि साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर जो है वो बेसिकली एक एंजाइटी डिसऑर्डर है, जिसमें हम डीप डीप डाउन हम उसकी एंजाइटी को ही डील करते हैं। तो वो ग्रेजुअली अगर थेरेपी के सेशंस में क्लाइंट आते हैं तो हम डील करके ये ठीक हो सकता है साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर जो है। ओके। और ट्रीटेबल है, आप प्रयास बिल्कुल, कीजिए। बिल्कुल ट्रीटेबल है। तो अगर सही समय पे आप उसको जान जाते हैं, अगेन मतलब जैसे लाइफ में क्या है, हमको पता होना चाहिए कब किस चीज़ को कितना इम्पोर्टेंस देना है। अगर आपको लग रहा है, बहुत सिंपल सा एक एक समस्या है, आम तौर पे लोगों को होती है, सर दर्द हम कह रहे हैं कि सर दर्द का इश्यू है, कि आपको सर दर्द हो रहा है, मान लो कभी 2 महीने में एक बार आपको सर दर्द हो गया, तो ठीक है, उसके लिए बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वो आपका ठीक हो जाएगा, बाम वगैरह लगा के ठीक हो जाएगा। अब आपको रोज़ सर दर्द उठ रहा है, मतलब आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए, या बिल्कुल। फ्रीक्वेंटली उठ रहा है कि हर चौथे दिन मेरे को सर दर्द हो जाता है, या थोड़ा-सा भी देखो, अगर घर में कुछ स्ट्रेसफुल होता है, सिचुएशन होती है, मान लीजिए कोई अपना नहीं रहता है या कुछ भी बहुत सारी और समस्याएँ होती हैं, कोई गुज़र जाता है, तो ऐसे केसेज़ में स्ट्रेस होता है, ये नॉर्मल है। पर बिल्कुल। आपको छोटी-छोटी बातों से स्ट्रेस हो जा रहा है कि मान लो कुछ भी, कि आज खाने में नमक नहीं है और मैं पागल हो जाऊँ इसी बात से। तो वो चीज़ समझने की आवश्यकता है, किस चीज़ को कब कितना इम्पोर्टेंस देना है। मैं भी बहुत बार बहुत बहुत सारे ऐसे वर्ड्स का प्रयोग कर रहा हूँ, जो नहीं करने चाहिए, कि पागल हो रहा हूँ, ये मैनिएक, क्योंकि वो हैं, हवाओं में हैं। मैं क्योंकि बिल्कुल वो नॉर्मल जो पॉपुलेशन है वो ये टर्म्स को बहुत ही कैजुअली यूज करते हैं, तो बिना जाने उसकी सिवियरिटी या उसका आपको तो आपका तो साइकोलॉजी बैकग्राउंड है, इसीलिए आपको पता है इन सब का मतलब क्या होता है। बहुत सारे लोगों को मतलब ही नहीं पता होता है, वो लोग बस यूज करते हैं कि हाँ यूज कर लिया ये टर्म। सही। तो इसके लिए अवेयरनेस सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जो हमारे फील्ड में लाने की जरूरत है। अच्छा, मेरा एक और सवाल है कि समय के साथ-साथ क्या है, सुविधाएँ बढ़ी हैं, टेक्नोलॉजी बढ़ी है, और टेक्नोलॉजी ना सिर्फ़ इस टर्म्स में, आईटी के टर्म्स में, बल्कि हर टर्म्स में, कि पहले किसी ज़माने में खाना सुरक्षित रखना मुश्किल था, फ्रिज है, अवन अवन है खाना गरम करने के लिए, और बहुत सारी, आपके एक क्लिक पर ज़ोमैटो, स्विगी वाले कुछ ना कुछ ऑर्डर घर पे ले आते हैं। रात में 12 बजे भी अगर आपको भूख लग रही है, इच्छा कर रही है कुछ, तो आप मँगा सकते हो। और बहुत कुछ, कि आपको लंदन जाना है तो एरोप्लेन है। पर इंटरेस्टिंग बात है, और बहुत सारे लेक्चर्स में हम इस बात को सुनते हैं, हमारे जो आदरणीय चिन्मय सर हैं, उनके लेक्चर्स में भी अक्सर अक्सर हम लोग सुनते हैं, वो कि वे कहते हैं कि समय के साथ-साथ सुविधाएँ बढ़ी हैं, पर इंसान परेशान होता जा रहा है। और अगर हम गुरुदेव के साहित्य में देखें, तो गुरुदेव कहते हैं, ये जो भौतिकता है, सांसारिकता का अतिवाद है, उसने कहीं न कहीं हमको इस दिशा में आगे बढ़ा दिया है, कि हर व्यक्ति कुछ ना कुछ जो है, उसको इस तरह का इश्यूज़ हो रहा है, और नहीं भी हो रहा है। उदाहरण के लिए, एक मैं कुछ दिन पहले की वो सुन रहा था, एक पॉडकास्ट या कुछ सुन रहा था, उसमें बात हो रही थी कि क्योंकि खान-पान ऐसा है, जो इंसान रेगुलरली ऐसा प्रोसेस्ड फूड खाता है, उसमें भी डिप्रेशन के सिम्पटम्स आने की संभावना बढ़ जाती है। जो इंसान फ्रेश एयर नहीं लेता, एसी में ही रहता है, या ऑनलाइन ही समय बिताता है, तो उसको भी संभावना रहती है कि वो मनोवैज्ञानिक बीमारियों से ग्रसित हो सकता है। तो इसमें मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहूँगा, कि सुविधाएँ बढ़ रही हैं और साथ में मानसिक समस्याएँ बढ़ रही हैं, हमें तो खुश होना चाहिए। लेकिन इप्सित जी ऐसा है ना कि सुविधाएं बढ़ रही है तो उन सुविधाओं का भी तो ध्यान रखना है ना, तो इसीलिए वो मानसिक समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। हुँ, पहले कैसा था कि फ्रिज ही नहीं होता था तो फ्रिज का ध्यान क्या रखना है। सही बात है। एक उदाहरण है कि हुँ, फ्रिज नहीं था तो फ्रिज का कोई मेंटेनेंस नहीं है, फ्रिज को संभाल के रखने की कोई जरूरत नहीं है, तो उसकी कोई टेंशन ही नहीं है। अब कैसा है, फ्रिज है तो वो खराब भी नहीं होना चाहिए, उसको समय दर समय पे उसकी सर्विस करवाते रहना चाहिए, वो चोरी ना हो जाए ऐसे उसको संभाल के रखना है। घर 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 को भी हम लॉक करके रखते हैं। पहले के जमाने में देखिए घर को कोई लॉक नहीं करता था। हुँ, हमारे जमाने में तो शायद घर को कभी लॉक करके हम कहीं नहीं जाते थे। तो आज के जमाने में आप देखिए, आपको यहाँ से नीचे भी जाना होगा तो आप लॉक करके जाएंगे, क्योंकि घर में इतनी सारी सुविधाएं आ गई हैं।
एसी है, कितने सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं। सो उसकी वजह से उन उनका ख्याल रखना वो भी एक वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है या वो एक बर्डन हो गया है कि हर चीज का ध्यान रखना है। तो इसकी वजह से वो मेंटल प्रेशर जो है वो हमारे माइंड पे बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से लोग मैनेज नहीं कर पाते हैं सही बात वो है। स्ट्रेस को, एंड धीरे धीरे वो प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही है। अभी मैं हरिद्वार में देखता हूँ स्पेशली कि लोग जैसे आके पहाड़ों को देखते हैं, गंगा को स्पर्श करते हैं, तुरंत ही उनके अंदर कुछ बदल जाता है। जैसे हमारे कल्चर में गंगा स्नान की परंपरा है और तीर्थाटन की परंपरा है कि तीर्थों पे जाओ तो पैदल जाओ, चलते हुए, ट्रैक करते हुए जाओ, ताकि नेचर को वहाँ पर देखो। नेचर खुद ही हमारे बहुत सारे जो स्ट्रेसेस हैं, समस्याएँ हैं, उनको एब्ज़ॉर्ब कर लेती है। बिल्कुल। तो एक तो मेरे को बहुत समाधान समझ में आता है इसका कि आप, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों को हम बदल नहीं सकते। जैसे अगर आपके घर के पास कोई टावर लगा हुआ है, जैसे रेडिएशन निकल रही है, हम शायद उसको बदल नहीं सकते। पर हम कुछ ऐसा कर सकते हैं जो मेरी समझ में आता है, पहले मैं बताता हूँ, फिर द मैं आपसे तो पूछूँगा ही कि आपको क्या लगता है। जैसे मुझे लगता है कि कुछ टाइम नेचर में बिताना चाहिए जाके। गंगा नहीं है तो कोई और नदी है, तो गुजरात में साबरमती के तट पे जाके बैठ जाओ, नहीं है तो अपने पार्क में जाके बैठ जाओ। और एक रूल मैंने सुना है, मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि 3 टू 1 का रूल है। कि सोने से 3 घंटे पहले खाना खा लो और 2 घंटे पहले फ़ोन अपना साइड रख दो, फ़ोन या कोई भी गैजेट साइड रख दो और 1 घंटे पहले पानी मत पियो। तो 3 टू 1 का रूल बड़ा ही इफ़ेक्टिव है। ये कुछ 2-3 चीज़ें हैं, मुझे जो लगता है एक एक नया कांसेप्ट आजकल चल रहा है, उसको बोलते हैं डिजिटल फास्टिंग या साइबर फास्टिंग, कि हफ्ते में 1 दिन एटलीस्ट, हम लोग हालाँकि बात भी साइबर पे ही कर रहे हैं, इंटरनेट से बात कर रहे हैं। पर हफ्ते में 1 दिन, 15 दिन में 1 बार, कम से कम 1 बार ऐसा हो कि हम सारे गैजेट्स वगैरह साइड रख के, हम फैमिली से इंटरेक्शन करें। कुछ एक रेस्टोरेंट्स का कांसेप्ट आ गया है, जिसमें वो लोग गैजेट्स बाहर रखवा लेते हैं। आप आओ, फैमिली के संग टाइम स्पेंड करो। और बिल्कुल। कुछ, ये तो मेरे क्या है, मैं एक जर्नलिस्ट आइडिया दे रहा हूँ आपको। आपके अगर आपके पास कुछ और आइडियाज़ हो इनके अलावा तो डेफ़िनिटली शेयर कीजिए। इप्सी जी, जैसा आपने कहा, नेचर अपने आप में एक बेस्ट थेरेपी है। लाइक एक थेरेपी से ज्यादा मैं कहूँगी रेमेडी है हर चीज की। आप कोई भी आपको स्ट्रेस है, एंजाइटी है, आप फ्रेश एयर में चले जाइए, आप नेचर में चले जाइए, आपको ऑटोमेटिकली अच्छा लगेगा। जबकि जहाँ मतलब हम क्लाइंट्स को भी बहुत बार एडवाइस करते हैं कि आप मॉर्निंग में फ्रेश एयर में निकलिए, वॉक करिए। बहुत सारे एंग्शियस क्लाइंट्स जो होते हैं, जब जो हमारे पास बहुत बार आते हैं, कहते हैं हमें एंग्जाइटी अटैक आता है, तो हमें घुटन सी महसूस होती है, हम उन्हें कहते हैं आप बाहर निकल जाइए, फ्रेश एयर में चले जाइए। वो नहीं हो सकता तो आपने अगर घर में प्लांट्स लगाए हुए हैं, उन प्लांट्स के पास चले जाइए, वहां जाके डीप ब्रीद इन कीजिए, ब्रीद आउट कीजिए, उससे भी बहुत फर्क पड़ता है। दूसरी चीज आपने कही कि नदी है, नदी नहीं है तो समुंदर है। बहुत सारी जगह ऐसी है कि दोनों चीजें नहीं है। ऐसे में सबसे बेस्ट है, आपके घर में पानी है, हुँ, आप एक बकेट में पानी भर लीजिए। वाटर इज अपने आप में वो भी एक थेरेपी है, क्योंकि वो भी एक नेचर का पार्ट है। सही बात आप है। एक बकेट में पानी भर लीजिए, उसमें अपने पैर 10 मिनट के लिए सोक करके रखेंगे, ऑटोमेटिकली आपका स्ट्रेस लेवल जो है वो डाउन हो जाएगा। या जाके आप कोल्ड वाटर से या वार्म वाटर से बात ले लीजिए। ऐसी छोटी-छोटी रेमेडीज हैं जो अगर हम जिनको अपनी लाइफस्टाइल में इन्वॉल्व इंक्लूड करते हैं, तो शायद हमारे जैसे एक्सपर्ट्स की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। हम अगर हमारे डेली लिविंग में उसको इन्वॉल्व करते हैं, जैसे मैंने आपको कहा कि बहुत स्ट्रेस फील हो रहा है, तो वॉक करने चले गए या बात करने चले गए, या घर वालों के साथ बैठ के बात कर ली। सो ये सब छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो रेगुलरली अगर हम करते हैं, तो हमें डेफिनिटली इसका इफ़ेक्ट दिखता है। 1 दिन या 2 दिन में शायद नहीं दिखेगा, बट अगर आप इसको रेगुलरली फॉलो करेंगे कंसिस्टेंटली, तो डेफिनेटली इसका रिजल्ट दिखता है। और घरवालों से बात करने के लिए स्ट्रेस होने का वेट करने की ज़रूरत भी नहीं है। जैसे ही बिल्कुल, बिल्कुल। रोज़ के रोज़ उनसे कॉन्टैक्ट में रहिए, उस पे भी मैं आऊँगा आपके विषय में जब थोड़ी और बात करेंगे। तो जो सोशलाइज़ेशन स्किल्स है उसकी बात करेंगे। उससे पहले, क्योंकि आपने अपनी लाइफ़ का एक बड़ा हिस्सा कह लो या एक इम्पोर्टेंट टाइम, सिग्निफिकेंट टाइम आपने शांति कुंज के जो विश्वविद्यालय है, देव संस्कृति विश्वविद्यालय, शांति कुंज के पास गंगा की गोद, हिमालय की छाया में बिताया है। और अ, वहाँ पर देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है, पुण्य भूमि है, अपने आप में दिव्य भूमि है और गुरुदेव के विचार यहाँ पर हमेशा ही रहते हैं, घनीभूत रूप में रहते हैं, पूरी दुनिया में रहते हैं, पर यहाँ घनीभूत रूप में रहते हैं।
तो मैं चाहूँगा एज़ ए साइकोलॉजिस्ट या एज़ ए आपके प्रोफ़ेशनलिज़्म में भी और आपकी पर्सनल प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में भी और पर्सनल लाइफ़ में भी देव संस्कृति विश्वविद्यालय का, शांति कुंज का, गुरुदेव का क्या कंट्रीब्यूशन है, इस बारे में बताइए? आ, मतलब ये बताना बहुत ही मुश्किल है इप्सित जी, क्योंकि अ, देव संस्कृति विश्वविद्यालय में आने के बाद मेरी लाइफ बिल्कुल चेंज हो गई थी, और बहुत ही पॉजिटिव ड्रास्टिक चेंज आया था मेरी लाइफ में, जिसको वर्ड्स में एक्सप्लेन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। बट हाँ, मैं ये कहूंगी कि गुरुदेव की काफी सारी टीचिंग्स हैं, या वहाँ पे डॉक्टर साहब की क्लासेस हैं जो आपको बहुत ही मोटिवेट करती हैं, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ लाइफ के चैलेंजेस को कैसे डील करना है। लाइफ में प्रॉब्लम्स आते हैं, सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आते हैं, लेकिन उन प्रॉब्लम्स में आपका एटीट्यूड बहुत मैटर करता है। सो वहां पे जो मैंने सबसे इम्पोर्टेंट चीज सीखी है वो ये है कि प्रॉब्लम्स के टाइम पे भी अपना एटीट्यूड पॉजिटिव रख के कैसे आप अपनी लाइफ को जी सकते हो, सही बात है। और स्ट्रेस को कैसे मैनेज कर सकते हो। और श्रद्धेय डॉक्टर साहब ने 2 क्लासेस विशेष रूप से वो लेते हैं, गीता और ध्यान की। ध्यान की, और बिल्कुल। हमें समझ में आता है लाइफ के एक फेज़ के बाद, और मेरी जितने भी अपने क्लासमेट से, बैचमेट से, फ्रेंड से बात होती है, सबको ये कहते हैं कि जीवन के 2 आधार हैं, गीता और ध्यान। अगर गीता का कांसेप्ट आपने जो बताया है क्लासेस में, उसके कई बच्चे हैं जो नोट्स रिवाइज़ करते रहते हैं इस टाइम पे। बिल्कुल। शायद ही अपने कॉलेज टाइम के नोट्स कोई इस तरह सँभाल के रखता हो सकता है आपके साइकोलॉजी के नोट्स इधर के उधर हो गए हों, पर गीता और ध्यान के नोट्स हमेशा आपके लाइफ में वो काम आते हैं। एकदम, एकदम। और आपको कभी भी ऐसा लगता है कि आप लॉस्ट फील कर रहे हैं, आप कोई वो नोट्स उठा के आप कोई भी पेज खोल लीजिए, ऐसा लगता है कि हाँ, उसका आंसर मिल गया। आंसर मिल गया। और हम लोग बड़े ही फॉर्च्यूनेट हैं कि जो हमको उस टाइम पे, टीनेज वाले टाइम पे, हम लोगों को वो चीज़ें इतने सहज क्रम पे किसी ने कभी फ़ोर्स नहीं किया। जैसे एक होता है ना कि आपको कहे कोई, ये समझना ही पड़ेगा। जब फ़ोर्सफुली कोई बात होती है तो समझ में कम आती है। और जब एकदम। मैं तो अपनी अपब्रिंगिंग भी देखता हूँ कि मेरे पेरेंट्स ने कभी भी मुझे किसी भी स्पिरिचुअल कांसेप्ट के लिए कभी फ़ोर्स नहीं किया कि गायत्री मंत्र जपना ही पड़ेगा। मुझे लगता है आपके भी नहीं किया होगा नहीं, बिल्कुल भी अ, नहीं। कि गायत्री मंत्र जपना ही पड़ेगा, ये करना ही पड़ेगा। ऑटोमैटिकली वो चीज़ें समझ में आनी शुरू हो गई। और हम लोग तो जैसा कि इस चैनल का ही नाम है, ब्लेस्ड पोस्टमैन कि मैं तो डाकिया हूँ जो गुरुदेव के की चिट्ठी लोगों तक पहुँचा रहा हूँ। हम सभी गुरुदेव के ही बच्चे हैं। और एकदम। लोगों को ये भी बताना ज़रूरी है, दुनिया को ये भी समझाना ज़रूरी है कि गुरुदेव के बच्चे होने का मतलब सिर्फ़ ये नहीं है कि हम अ, एक स्पेसिफिक ड्रेस कोड को फ़ॉलो करते हैं या स्पेसिफिक रिचुअल्स को फ़ॉलो करते हैं। प्रोफ़ेशनली भी गुरुदेव के बच्चे बहुत सक्सेसफुल हैं। अगर एकदम। आप बहुत सारे लोगों को देखेंगे, उनका ड्रेसिंग सेंस या वो बहुत ही मॉडर्न होता है, लेकिन जब आप उनसे बात करते हैं तो पता चलता है कि उन्होंने गुरुदेव की टीचिंग्स को और उसको अपनी लाइफ में उतारा है, और वो उसको लोगों को भी बता रहे हैं। सही बात है। और अगेन कि ड्रेसिंग कोई बुरी चीज़ नहीं है। वो भी आ जाए जीवन में ऑटोमैटिकली, वो भी अगेन फ़ोर्स नहीं होना चाहिए। जब लगे कि आपको ये पहनना है, तो आप उसको पहन सकते हो। और इंडियन कल्चर की तो ब्यूटी है कि हमारे यहाँ जो ड्रेस है, उसमें भी मनोविज्ञान है। मनोविज्ञान इस सेंस में, जब आप उस तरह के जो उदाहरण के लिए अगर आप कोई आर्ट, उसको क्या बोलते हैं, जो वैसे कपड़े होते हैं जो टेरिकॉट बोलते हैं, क्या बोलते हैं? टेरिकॉट के कपड़े या इस टाइप के, जिसमें हुँ। प्लास्टिक होता है, पॉलिएस्टर जो होते हैं, उस हाँ, उस टाइप के कपड़े पहनिए, और जो सूती कपड़े हैं वो पहनिए। दोनों में ही आपको अपने फिज़िकल हेल्थ में बेनिफिट मिलेगा और मेंटल हेल्थ में बेनिफिट मिलेगा। सेम कलर बिल्कुल। कलर थेरेपी भी है। गुरुदेव जब एग्ज़ैक्टली। कहते हैं कि पीले कपड़े पहनो या व्हाइट कपड़े पहनो जो यूनिफ़ॉर्म है, उसके पीछे के लॉजिक समझ में आते हैं। बिल्कुल। और वो यहाँ पे एक वो भी है ना, सेंसरी पार्ट भी, हमारा टच का जो सेंसरी पार्ट है वो भी एक्टिव होता है। जब आप जिस टाइप के कपड़े पहनते हैं, तो वो आपके बॉडी को, आपके मूड को बहुत इफ़ेक्ट करते हैं। आप देखिए, आप ठंडा कपड़ा पहनते हैं तो आपको ऑटोमैटिकली वो रिलैक्स फ़ील होता है। जैसे आपने बताया, जो सूती कपड़े होते हैं वो काफ़ी ठंडे होते हैं। सो इन सब चीज़ों का बहुत इफ़ेक्ट होता है। बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है कि अगर आप जैसे इन जनरल बोला जाता है कि जहाँ पर नेगेटिविटी हो, वहाँ काले कपड़े पहन के मत जाओ, बिल्कुल। वरना वो एब्ज़ॉर्ब कर लेगी। और हाँ, व्हाइट पे इसलिए सोचो, मतलब उस समय समझ में नहीं आया कि डीएससीवी की जो यूनिफ़ॉर्म है व्हाइट क्यों है? कि उस टाइम पर हम किसी भी चीज़ के प्रति अट्रैक्ट हो सकते हैं, तो वो हमें व्हाइट, हमें कुछ भी एब्ज़ॉर्ब नहीं करना है। जो भी एकदम। वाइब्रेशंस हैं, हमें
अपने नई चीज सीखनी है, अपने हिसाब से सीखनी है। और येलो जो गायत्री परिवार की ड्रेस है उसका भी सेंस है कि आपको आपके अंदर जो तत्व है सामाजिक सेवा का, समाज के प्रति जो पीड़ा है वो आनी शुरू हो जाए। तो हर चीज के पीछे साइंस है। कुछ साइंस आप पढ़ के सीखते हैं, कुछ साइंस आप जीकर सीखते हैं। तो उसी बिल्कुल। साइंस पे हम लोग आते हैं। एक आपके पास एक साइंस है जो मैंने अनुभव किया है पिछले, मैं भी आपको 1.5 दशक से जानता हूँ, और मैंने देखा है कि आपके अंदर सोशलाइजेशन की अच्छी स्किल्स हैं। और रिश्तों को बनाना हो या मेंटेन करना हो, और बहुत मुश्किल होता है एक टाइम के बाद चीज़ों को कंटिन्यू कर पाना। चाहे हमारे वो बैचमेट्स हों, चाहे और आपके, मैं देखता हूँ जो बात के एमफिल के टाइम के भी जो बैचमेट्स हैं, उनसे आप अच्छे सोशलाइज करते हो, आपके रिलेटिव्स हैं तो वो स्किल्स, उस ये उद्देश्य इस प्रश्न का ये आपकी तारीफ करना नहीं है केवल, उद्देश्य साथ में ये भी है कि वो जो स्किल्स है वो लोग सीख पाएँ, स्पेशली जो लोग अभी बच्चे हैं, अभी बन रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, वो अगर देखें तो क्या-क्या वो स्किल्स हैं जो हम डेवलप कर सकते हैं? थैंक यू इप्सित जी मेरी तारीफ करने के लिए। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल तो शायद मेरी फैमिली वैल्यूज और मेरी अपब्रिंगिंग का है, कि जिस तरीके से मुझे बड़ा किया गया है, हम जॉइंट फैमिली में बड़े हुए हैं, तो वो बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है। दूसरा, मेरी पर्सनल एक फिलॉसफी है, मैं ऐसा सोचती हूँ कि आप जैसा व्यवहार दूसरों से एक्सपेक्ट करते हैं ना कि वो आपके साथ करें, आप वैसा उनके साथ बिहेव करिए। इट्स सिंपल। तो मैं यही फिलॉसफी अपने रिलेशंस में अप्लाई करती हूँ, चाहे वो मेरे बैचमेट्स हों, फ्रेंड्स हों, रिलेटिव्स हों, कोई भी हो, मेरे कलीग्स हैं। अगर कोई एक्स वाई जेड इंसान मेरे साथ किसी तरीके से बिहेव कर रहा है और मुझे नहीं अच्छा लग रहा है, तो ऑब्वियस है कि मैं भी अगर उसके साथ वैसा बिहेव करूंगी तो उसको नहीं अच्छा लगेगा। जैसा मैं चाहती हूँ कि लोग मेरे साथ अच्छा बिहेव करें, उसके लिए इम्पोर्टेंट है कि मैं उनके साथ अगर अच्छा बिहेव करूंगी तो ही वो मेरे साथ अच्छा बिहेव करेंगे। तो मेरी लाइफ की ये फिलॉसफी है और जिसको मैं यूज करती हूँ, और शायद इसी की वजह से आप आप कह रहे हैं कि मेरे सोशलाइजिंग स्किल्स अच्छे हैं। सही बात है। और उसमें भी ना, जैसे एक चीज़ मेरे को समझ में आती है समय के साथ-साथ कि गुरुदेव की पुस्तक है एक, मित्रता करें पर समझ-बूझकर, कि जब मित्रता डेफ़िनेटली करनी चाहिए, पर उसमें भी थोड़ा ऐसा नहीं है कि आँख, नाक, कान बंद कर लो, कि गांधी जी के 3 बिल्कुल, बंदर की तरह बैठ जाओ कि कुछ सोचना ही नहीं है। वहाँ पर आपको भी समझ-बूझ दिखानी है, इनपुट देना। एकदम। जो आप कह रहे हो कि दूसरों के साथ व्यवहार ना करें जो आपको अपने लिए पसंद ना हो, जो गुरुदेव की अगेन फिलॉसफी गुरुदेव ने दिया है सिद्धांत। हाँ, तो वहाँ पर भी अगेन अपने चक्षु हमेशा खुले रखने हैं खुले रखने चाहिए, बिल्कुल। कि कहाँ पर ऐसी, मतलब उसमें स्वार्थी भी नहीं बनना है कि जिनसे हमें मिलेगा उनसे दोस्ती करेंगे, पर हमेशा ये टू वे कम्युनिकेशन होता है सामान्य जीवन में। एग्जैक्टली exactly. अगर कैसा है ना, जैसा आपने बोला टू वे कम्युनिकेशन, अगर सामने वाला नहीं रखेगा रिलेशन, सामने वाला आपको वो इतना वो प्रॉपर इंटरेस्ट या प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं है, तो ग्रेजुअली वो खत्म हो जाता है। और बहुत बार ऐसा भी देखा गया है कि काफी सारे चैलेंजेस आते हैं, लेकिन ठीक है, हाँ, ठीक है, क्योंकि देखो अगर आप कहीं लाइफ कोई के साथ सीखते हैं। कहीं कोई रिश्ता आपको कुछ देता है, तो आप ब्लेस्ड फील करते हो। कभी बिल्कुल, कोई रिश्ता आपको धोखा देता है, तो आपको एक्सपीरियंस देके जाता है कि आगे किस तरह एग्जैक्टली से exactly. आपको अवेयरनेस बरत के रखनी है। और मुझे लगता है इस कन्वर्सेशन में आपको आनंद आया होगा, काफ़ी चीज़ें मुझे तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। हमने शायद लाइफ में पहली बार इतनी लंबी फॉर्मल चर्चा करी होगी बिल्कुल। कि तो उसमें उद्देश्य यही है, क्योंकि सबको कुछ ना कुछ सीखने को मिले। और ये ऐसा नहीं है कि फर्स्ट एंड लास्ट एपिसोड है। हम लोग इस और भी डिस्कशंस करेंगे, बहुत सारे मुद्दे, मनोविज्ञान बहुत ही व्यापक विषय है, भारतीय मनोविज्ञान उसका एक हिस्सा है। फिर हम कभी कोशिश करेंगे आगे कि एक-एक थेरेपी पे कभी-कभी डिस्कस करें कि थेरेपीज़, जो मनोविज्ञान के विद्यार्थी हैं वो भी कुछ सीख सकें कि एकदम। थेरेपीज़ को अगर समझना है प्रैक्टिकल सेंस में। और ये एक अच्छा ज़रिया है, तकनीकी हमारे लिए तलवार की तरह है, अगर हम उसका योद्धा की तरह प्रयोग करेंगे तो हमारे काम आएगी युद्ध में, और अगर अपनी बिल्कुल, गर्दन काट लेंगे तो नुकसान हो जाएगा। तो वैसे ही जैसे गूगल मीट की टेक्नीक है, जो हमारे पास इंटरनेट की टेक्नोलॉजी है, उसका हम सदुपयोग करेंगे तो दुनिया को बहुत कुछ सिखा सकते हैं। और एक प्योरली सेशन मेरा करने का मन है आपके साथ, जब भी आपको टाइम हो, कि हम जो गुरुदेव द्वारा दिया गया मनोविज्ञान है पूरा,
कि गुरुदेव के जी, विचारों में जो मनोविज्ञान है, उस पे हम लोग बात करेंगे, सद्वाक्यों में मनोविज्ञान है। सोचिए गुरुदेव ने एक-एक सेंटेंस में पूरी बात कह दी है बिल्कुल, आप बिल्कुल कि सही कह रहे हैं। वो हम मुझे बहुत ही खुशी होगी उस इस पे चर्चा करने में। हम डेफ़िनेटली इस पे चर्चा करेंगे। सेशन के एंड में कोई आप टिप्स देना चाहें, कुछ 2-3 अगर कहना चाहें कि अपनी लाइफ़ को, मेंटल हेल्थ को बेटर बनाने के लिए, कि हम क्या कह सकते हैं? देखिए, एक तो कुछ-कुछ लोगों के मिसकंसेप्शन में फिर से आ जाता हूँ थोड़ी-सी बात करके, कि लोगों को लगता है कि हमेशा कैसे खुश रहें, हमेशा स्ट्रेस फ्री कैसे रहें, ये मुझे लगता है थोड़ा-सा इम्प्रैक्टिकल और साफ शब्दों में कहूँ तो फालतू की बातें हैं। बिल्कुल। ये हमेशा खुश रहना, ये तो इम्पॉसिबल चीज़ें हैं। जब भगवान राम भी धरती पे आते हैं, तो उनको भी तो कभी-कभी स्ट्रेस होता है। जब भगवान कृष्ण आते हैं, तो उनको भी कभी-कभी स्ट्रेस होता है कि भई प्रॉब्लम्स हैं, सिचुएशन है। पर अपनी मेंटल वेल-बीइंग को मेंटेन करने के लिए अपन क्या कर सकते हैं? तो उसके 2-3 टिप्स आप देकर जाइए प्लीज़। अ, आप अपनी लाइफ़स्टाइल को चेंज कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको 2-3 छोटी-छोटी टिप्स बताई। डेली रूटीन को आप मेंटेन करिए थोड़ा-सा, लाइफ़स्टाइल को चेंज करिए थोड़ा-सा। एंड अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है, कोई मेंटल इलनेस है या कोई भी इश्यू है जो आपको बार-बार परेशान करता है, बिना घबराए हुए आप हेल्प लीजिए। उसको उसके बारे में सोचने से बेटर है कि आप जाके और हेल्प लीजिए। आप किसी से भी लीजिए हेल्प, लेकिन प्लीज़ टेक हेल्प, क्योंकि एक एक्सटेंट के बाद आप शायद उसको खुद मैनेज नहीं कर सकते हैं। हमें लगता है कि हम खुद मैनेज कर लेंगे, लेकिन वो डिफिकल्ट होता है एंड एट दैट टाइम हेल्प रिक्वायर्स। सो और आपकी जो लाइफ़स्टाइल वाली यस, बात है, उसको थोड़ा-सा मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा। लाइफ़स्टाइल से मतलब है स्पेशली यस, मॉर्निंग रूटीन, कि अगर आपका मॉर्निंग रूटीन है और उसमें 10 चीज़ें मत सोचिए। अगर आप वॉक कर रहे हैं लंबी, वो भी पर्याप्त है। अगर आप 2 बार सूर्य नमस्कार कर रहे हैं, थोड़ा 10 मिनट प्राणायाम कर रहे हैं, अच्छी डाइट ले रहे हैं। यहाँ पर एक बात मेरा और ऐड करने का मन है कि अ, एक कहावत आती है ना, ब्रेकफास्ट किंग की तरह करो और लंच प्रिंस की तरह करो और वो फकीर की तरह करो डिनर। डिनर। तो उसको फॉलो करने में बड़ा बेनिफिट होगा। मतलब वो जो उसको समझने की भी ज़रूरत है राजा की तरह, मतलब जो अच्छी सिलेक्टिव चीज़ें हैं, जैसे हाँ, फ्रूट्स हैं, स्प्राउट्स हैं, जूस हैं, उसको आप लीजिए ब्रेकफास्ट में। और लंच आप कीजिए अच्छे से बढ़िया, दाल, रोटी, सब्ज़ी। अगर कभी-कभी कुछ कब खाने का मन है, पूड़ी खाने का मन है, दाल पकवान खाने का मन है, तो उसको लंच में खाइए। और डिनर हमेशा लाइट करने की कोशिश कीजिए। आम तौर पे मेट्रो लाइफ़स्टाइल में आप खुद भी फेस करते होंगे ये चीज़, मैंने भी फेस की है कई बार, कि मेट्रो की लाइफ़स्टाइल में क्या होता है कि डिनर सबसे हेवी होता है, एग्ज़ैक्टली। क्योंकि टाइम तभी मिलता है खाने का। पर वहाँ पर हमें कोशिश करनी है जितना अधिक से अधिक हो सके कि हमें जो ब्रेकफ़ास्ट है वहाँ पर अच्छी-अच्छी चीज़ें खानी है। लंच में हेवी थोड़ा खा सकते हैं, डिनर थोड़ा लाइट रखने की। अगर रोटी आप 4 आप भूख लग रही है तो 2 ही खाओ डिनर में, है ना? कोशिश की जा सकती है। मैं इसमें एक और चीज़ ऐड करूँगी, आपने जो लाइफ़स्टाइल वाली चीज़ में बताई मॉर्निंग रूटीन। हम जनरली क्या करते हैं ना, हम गोल्स बहुत बड़े-बड़े गोल्स बना लेते हैं। जैसे आज तक कभी वॉक नहीं किया और हम बना लेते हैं कि हम 45 मिनट्स वॉक करेंगे। सही बात 1 है। दिन करते हैं, 2 दिन करते हैं और हम थक जाते हैं। अगर इसी को हम छोटे-छोटे गोल्स में डिवाइड करके बनाएँगे कि पहले मैं 10 मिनट वॉक करना स्टार्ट करूँगा, 2 हुँ, बार सूर्य नमस्कार करना स्टार्ट करूँगा। सही बात है। ग्रेजुअली हम इंटेंसिटी अगर बढ़ाएँगे तो डेली रूटीन में उसको इन्वॉल्व करना ईज़ी हो जाता है। ईज़ी हो जाता है। और स्पेशली प्राणायाम के संदर्भ में मैं मतलब बिल्कुल प्राण योगी तो नहीं हूँ, पर प्राणायाम जब भी मैंने किया तो मैंने पाया कि दिन में आपको थोड़ा-सा एक्स्ट्रा साँस आती है। जब आप प्राणायाम करते हो तो आपको लगता है कि एकदम फ्रेश एयर आ रही है अपने आप ही। जो सुबह की प्राण वायु है वो अपना काम दिन में दिखाती है आपको। तो बिल्कुल, लाइफ़ में दिखाती है, हमेशा उसका यूज़ है। और ऐसे तो हम बात करते ही जाएँगे, कभी खत्म नहीं होगी। अब आगे के सेशंस में इसको करते हैं। और एकदम। मुझे लगता है कि देखने वालों को भी आनंद आया होगा इस चर्चा को सुन के। और बहुत-बहुत धन्यवाद अपना बेशकीमती टाइम हमको देने के लिए। धन्यवाद। तो हम लोग ने बात करी निकिता जी से, जो कि मनोवैज्ञानिक हैं और इस समय गुजरात सरकार के लिए वे मनोवैज्ञानिक के पद पर वहाँ कार्यरत हैं। और बहुत महत्वपूर्ण कार्य कर रही हैं। मनोवैज्ञानिक होना या इनफैक्ट जो भी इस तरह के पेशे हैं, चाहे डॉक्टर होना, एक प्रोफ़ेशन भी है, साथ में सेवा भी है, दोनों चीज़ें साथ में हैं। और बहुत बखूबी इस काम को कर रही हैं। और जैसा कि उन्होंने अपने कन्वर्सेशन में बोला कि उनके ऐसे होने का बहुत बड़ा श्रेय देव संस्कृति विश्वविद्यालय शांति कुंज हरिद्वार को जाता है, जहाँ से उन्होंने
उन वैल्यूज़ को सीखा। प्रोफ़ेशन कोई भी सीख सकता है, टैलेंटेड होना बड़ी बात नहीं है, पर वैल्यूज़ को सीखना, वैल्यूज़ को समझना और अंगीकार करना बहुत बड़ी बात है। बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच।